नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के आज के इस क्लास में। 30 जून 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का, तीनों खबरों का संकलन होगा और आगामी एग्जाम को देखते हुए तमाम जानकारी यहाँ पर हमेशा की तरह मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। तो पूरे क्लासेस को आप सभी को ध्यान पूर्वक देखना है। अच्छा, आज के सेशन की हम शुरुआत करें उससे पहले पिछले क्लास में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि भारत के नए लघु मॉड्यूलर रिएक्टर मिशन के तहत देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। इसका राइट आंसर था विकल्प नंबर सी, यानी कि बिहार। अच्छा, बिहार में कहां पर, ये तमाम चीजें हमने कल वाले क्लास में डिस्कस किया था। अगर आप क्लासेस आपका छूट चुका है तो जरूर से देखिएगा। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले एक अपडेट आप सबों को दे दूं। एप्लीकेशन पे जो हमारा बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन है, वहां पर करंट अफेयर्स के ये कोर्स संचालित है, आप लोग जानते हैं। अभी यहाँ पर अपडेट आप सभी के लिए ये है कि जनवरी से जून तक का जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स बना है, एक्चुअली ये ई बुक है, आप इसको प्राप्त कर सकते हैं इसी कोर्स के माध्यम से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप खास करके इसका प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं, आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर, पीसी आदि से भी पढ़ सकते हैं। ये एकदम हूबहू बुक वाली फील आपको देगा, मतलब ये प्रॉपर बुक ही है, बस ये डिजिटल फॉर्मेट में है, मतलब ये ई बुक आप बोल सकते हैं इसे। तो आप इस कोर्स के माध्यम से, करंट अफेयर्स का जो स्पेशल कोर्स है, इसके माध्यम से आप इस कूपन कोड को अप्लाई करते हुए एक नॉमिनल सा चार्ज पर प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस कोर्स की विशेषताओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। एक बात यहाँ पर यह ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स की संपूर्ण तैयारी आपकी इस कोर्स से हो जाएगी। बिहार की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, यहाँ पर आपको भरपूर मटेरियल मिलेगा जिसके माध्यम से आप प्रिपेयर हो सकते हैं। अच्छा, अगर आप बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी आदि मिलता है, इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि करंट अफेयर्स का भी कोर्स इसमें इंक्लूडेड है। मतलब ये जो पीडीएफ की हम बात कर रहे हैं, ये आप चाहे तो इसके भी माध्यम से, जो बीपीएससी स्पेशल कोर्स है, इसके भी माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो आप इसी कोर्स को ले लीजिएगा। यहाँ पर ये तमाम चीजें और भी अतिरिक्त आपको मिलती है। चलिए, अब हम आते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न पे। तो चलिए, आज के इस क्लास का यहाँ पर पहला प्रश्न है। सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरोगेसी को कानूनी मान्यता देते हुए राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया है? सबसे पहले तो यही पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, किस राज्य सरकार ने सरोगेसी को कानूनी मान्यता दिया है। इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि बिहार सरकार ने। अच्छा, एक बात ये भी समझिएगा, इसको लेकर एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति का भी गठन किया है, जो 24 सदस्यीय ये निगरानी बोर्ड है या फिर समिति है। फिलहाल विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अभी शुरुआती चरण में जब इसको कानूनी मान्यता मिला है, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट मुझे नजर आए हैं एग्जाम में पूछे जाने योग्य, वो यहाँ पर हमने आपके बीच रखा है। अच्छा, यहाँ पर पहला पॉइंट हमने लिखा है कि बांझपन से जूझ रहे दंपतियों के लिए सरोगेसी यानी कि गर्भाधान के लिए किसी अन्य महिला की मदद जो है एक बड़ी उम्मीद होती है। जो खास करके बांझपन के शिकार होते हैं, जिन्हें संतान नहीं होती है, उसके लिए सरोगेसी एक प्रकार का वरदान होता है। अच्छा, इसको लेकर भारत सरकार ने 2021 में ही, मतलब इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने की शुरुआत की थी। 2021 में इसकी शुरुआत माना जाता है। फिलहाल यहाँ पर इसकी हम चर्चा नहीं कर रहे, बस बेसिकली ध्यान रखिए 2021 में ये शुरू हुआ था भारत सरकार द्वारा। लेकिन अभी हमने जो जानकारी, मतलब प्रश्न में पूछा प्रश्न जो, उसको लेकर यहाँ पर चीजों को देखते हैं। दरअसल बिहार से संबंधित है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि बिहार में लंबे समय से सरोगेसी पर स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब हाल ही में जून 2025 में बिहार सरकार ने इसे कानूनी मान्यता देते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है, जिस वजह से ये खबरों में है। साथ ही बिहार सरकार ने सरोगेसी प्रक्रिया की निगरानी व संचालन के लिए 24 सदस्यीय सरोगेसी मॉनिटरिंग बोर्ड का भी गठन किया है। तो अपने आप में ये दोनों पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य नैतिक और कानूनी रूप से सुरक्षित सरोगेसी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। और इसके तहत अब यहाँ पर कुछ जरूरी बातों में ध्यान दीजिएगा, मतलब कुछ कंडीशन है, कुछ टर्म्स है यहाँ पर, जैसे कि इसके तहत केवल परोपकारी सरोगेसी ही मान्य होगी, यानी कि जो सहायता स्वरूप, अगर मतलब कोई ऐसा प्रक्रिया को करने का सेंस यहाँ पर यह है कि सहायता के रूप में सरोगेसी को मान्यता दी जाएगी। मतलब इसमें कोई लेन देन नहीं होगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से इसे अमान्य कहा गया है, मतलब इसका व्यवसाय आप नहीं बना सकते हैं। साथ ही सिर्फ भारतीय दंपति या फिर विधवा या फिर तलाकशुदा महिला को इसका मतलब अनुमति होगा, विदेशियों को इसकी अनुमति यहाँ पर नहीं है। अच्छा, सरोगेट माँ। अच्छा, सरोगेट माँ क्या होता है आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पर हमने लिखा था कि गर्भाधान के लिए किसी अन्य महिला की मदद जो ली जाती है, उसी अन्य महिला को, एक्चुअली इस पॉइंट के संदर्भ में अगर हम देखें
तो उन्हें कहा जाता है सरोगेट मदर। तो सरोगेट मदर की जो आयु होगी वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह विवाहित महिला होनी चाहिए। इतना ही नहीं, आपको ध्यान ये भी रखना है कि पहले एक संतान उन्हें हो चुकी हो, ये भी बात का ध्यान रखना है कि पहले से उन्हें एक संतान हो। साथ ही साथ एक महिला केवल एक ही बार सरोगेट बन सकती है ताकि शारीरिक और मानसिक शोषण ना हो। तो फिलहाल यहाँ पर इस घोषणा को लेकर जो मान्यता दी गई है, यहाँ पर इतनी बातें इंपॉर्टेंट हमें नजर आती है। आई होप कि ये चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, सरोगेट मदर के लिए यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है, गर्भाधान के लिए किसी अन्य महिला की मदद। तो यहाँ पर एक शब्द कई जगहों पर आपको दिखेगा कि खास करके यहाँ पर भाड़े की कोख, मतलब इस तरह से एक याद आप रख सकते हैं। मतलब याद क्या, मतलब ये तो बेसिकली याद होगा ही, लेकिन इस शब्द का भी प्रयोग कई बार होता है, भाड़े की कोख। मतलब यहाँ पर एक तो इसको लेकर यहाँ पर खंडन किया कि सरकार ने कि व्यावसायिक लेन देन इसमें नहीं होना चाहिए, केवल परोपकारी सरोगेसी को ही मान्यता दिया जाएगा। तो इन सारे बातों को फिलहाल ध्यान यहाँ पर रखना है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए, भारत में संगठित किसान आंदोलन के प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी पुण्यतिथि अभी मनाई गई है? देखिए, इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे। यहाँ पर एक चीज समझना है कि बीपीएससी एग्जाम में इनसे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर हमने किया है, वो आपको हम दिखलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर चर्चा हम करते हैं पहले कि इनकी जो 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई है या फिर इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर। देखिए, यहाँ पर बिहार में किसान आंदोलन के प्रणेता और महान समाज सुधारक स्वामी सहजानंद सरस्वती की हाल ही में 26 जून 2025 को 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के रहने वाले नहीं थे, बल्कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। यहीं पर इनका जन्म था। हालांकि इनका जो कार्य क्षेत्र रहा वो बिहार जरूर रहा, वो चीजें यहाँ पर हमने लिखा है। उनका मूल नाम आप ध्यान रखेंगे नरसिंह पांडे था। अच्छा, उनका जन्म 22 फरवरी 1989 को, 1989 नहीं बल्कि यहाँ पर 1889 होना चाहिए। एक यहाँ पर आप लोग सुधार कर लीजिएगा, 1889 में देसरी गांव गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था और वो मुख्य रूप से बिहार में सक्रिय रहे थे और बिहार ही उनका सामाजिक तथा राजनीतिक और धार्मिक, बिहार में ही उनका खास करके सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन विकसित हुआ था। तो मूल रूप से देखें तो इनकी कार्य क्षेत्र या फिर कर्मभूमि जो रही वो बिहार ही रही और आगे चलकर उन्होंने संन्यास लिया और किसानों के हक और जिम्मेदारी उन्मूलन आंदोलन के वे प्रणेता बने। और यहाँ पर एक पॉइंट यह भी है कि उनका जो निधन हुआ था वो पटना बिहार में बिहटा में हुआ था 26 जून 1950 को। तो इतनी बातें फिलहाल बेसिक सी जानकारी है इनसे जुड़े हुए। हालांकि जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उसको लेकर अलग स्लाइड यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है, इन तमाम चीजों को ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, जो प्रश्न आपके बीपीएससी यूपीएससी आदि एग्जाम में पूछे गए हैं वो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है, इसको एक नजर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें देखिएगा, पहला जो पॉइंट है जो कि प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बीपीएससी प्रीलिम्स 2015 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। अच्छा, हुंकार, यहाँ पर हुंकार मतलब जो इसका जो लिखा गया है ये थोड़ा सा मिस्टेक है, मिसटाइपिंग हुआ है, इसको सुधार लीजिएगा। हुंकार पत्रिका किसने निकाली थी? ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा हुआ है। अगला तीसरा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया है। फिर बकास्त आंदोलन को लेकर लिखा गया कि इसका नेतृत्व किसने किया था 1937-38 के दौरान? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। 1936 में लखनऊ में हुई किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया है। अगला, किसान आंदोलन का जनक किन्हें कहा जाता है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया। उसी प्रकार से बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत कब मानी जाती है? तो 1929 में। यह बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया। और किनके नेतृत्व में? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। एक अगला है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? तो किसान आंदोलन से। पिछले ही साल बीपीएससी प्रीलिम्स में यह प्रश्न पूछा गया है। मैंने आपको अभी क्या बोला था कि ये बीपीएससी का एक हॉट टॉपिक है, लगभग एग्जाम में यहां से प्रश्न बने हैं। अच्छा, इस चीज को आप लोग जरूर सुधार कर लीजिएगा। जो यहां पर हमने इनके जन्म को लेकर बताया ये 1889 होगा, मिस्टेक यहां पर हुआ, 1989 लिखा गया है। कितना होगा? 1889। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको मैं सुधार दूंगा पीडीएफ में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला तीसरा प्रश्न है कि भारत और फ्रांस के बीच आयोजित द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का जो इसका
8वां संस्करण है किस स्थान पर आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है, दरअसल ये फ्रांस में आयोजित हुआ है। ये समझिएगा, ये द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर बारी बारी से, एक बार भारत में और एक बार फ्रांस में। अच्छा, अभी हाल ही में कहां पर आयोजित हुआ है? फ्रांस में, और ये जगह कैंप लार्जेक, यहीं पर ये अभी आयोजित हुआ है, जो इसका 8वां संस्करण है। आइए यहाँ पर इनसे संबंधित जो जरूरी जानकारी वो आपके बीच हमने रखा है। देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर अभ्यास शक्ति, जो कि द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। अभी 8वां संस्करण 2025 जो ये 18 जून से 1 जुलाई तक ये फ्रांस के कैंप लार्जेक में आयोजित हुआ है। और इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं के बीच संचालनात्मक समन्वय यानी कि ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन तथा रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है यह अभ्यास। अच्छा, भारतीय सेना की ओर से अभ्यास में जम्मू कश्मीर राइफल की टुकड़ी भाग ली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर राइफल की टुकड़ी इसमें भाग ली। अच्छा, दोनों देशों के मध्य इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में, और मैं पुनः दोहरा दूं, ये द्विवार्षिक कार्यक्रम है। यहाँ पर लिखा गया है ये प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर होता है। अच्छा, भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास में 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है अभ्यास शक्ति, और फिर अभ्यास गरुड़, और है अभ्यास वरुण, जो कि तीनों को लेकर ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो शक्ति अभ्यास है ये थल सेना से संबंधित है, जो गरुड़ है ये वायु सेना से संबंधित है, जबकि वरुण जो है ये नौ सेना से संबंधित है। और साथ ही साथ हमने ये भी यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, जैसे शक्ति अभ्यास की शुरुआत 2011 में भी थी। गरुड़ अभ्यास जो वायुसेना अभ्यास है ये 2003 में अस्तित्व में आया था, फिर नौसेना अभ्यास वरुण 2001 में अस्तित्व में आया था। अभी अगर हम बात करें शक्ति अभ्यास की 8वें संस्करण की, अभी हाल ही में ये आयोजित हुआ है। लेकिन गरुड़ और उसके अतिरिक्त वरुण की बात करें तो यहाँ पर हमने लिखा है जैसे कि नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण 19 से लेकर 22 मार्च 2025 तक अरब सागर में आयोजित हुआ है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जबकि दोनों देशों के मध्य वायुसेना अभ्यास का जो संयुक्त अभ्यास गरुड़ है, आपको ध्यान रखना पिछला जो 7वां संस्करण था ये 26 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर 2022 तक ये जोधपुर एयरबेस राजस्थान में आयोजित हुआ है। कब से कब तक? तो 26 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर 2022 में ही आयोजित हुआ है। ये इसका 7वां संस्करण था। तो भारत और फ्रांस के बीच जो आयोजित होने वाले खास करके अभ्यास हैं, स्थल सेना अभ्यास, वायुसेना और नौसेना, इन सभी को मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, एक जानकारी यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकता है, अभ्यास जो गरुड़ है जो भारत और फ्रांस के बीच वायुसेना अभ्यास है, अच्छा इसी प्रकार का एक है अभ्यास है गरुड़ शक्ति, वो भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है वो बताइएगा। फिलहाल गरुड़ तो फ्रांस से संबंधित है, लेकिन आपको बताना है कि गरुड़ शक्ति किन 2 देशों के बीच आयोजित होता है। अगला चौथा प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार भारत सरकार देश का पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण किस वर्ष से शुरू करने जा रही है? इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि 2026 से। आई होप कि यहाँ पर जिस प्रकार से चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ डिटेल में, आपको बिल्कुल पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों सहपाठियों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि वर्तमान समय तक भारत में घरेलू आय पर आधारित कोई भी राष्ट्रीय स्तर का आधिकारिक सर्वेक्षण अब तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, लेकिन अब ये होने जा रही है। दरअसल इसको लेकर भारत सरकार ने, यानी इसी कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि मोस्पी वर्ष 2026 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से देश का पहला व्यापक घरेलू आय सर्वेक्षण करने की घोषणा की है। तो ये कब होने जा रही है? तो 2026 में। अच्छा, इसका उद्देश्य भारत में घरेलू आय के विवरण से संबंधित सटीक एवं विश्वसनीय आंकड़े एकत्र करना इसका मूल उद्देश्य है, और ये पहली बार भारत में होने जा रही है। अच्छा, इस पूरे सर्वेक्षण का मार्गदर्शन एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह द्वारा किया जाएगा। इसका गठन हुआ है जिसकी अध्यक्षता अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड अर्थात IMF के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुरजीत एस भल्ला द्वारा किया जाएगा। इन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो फिलहाल यहाँ पर खास करके घरेलू स्तर पर जो खास करके यहाँ पर हमने बात किया आय का गणना करने को लेकर जो मतलब बातें निकल कर आई है,
तो इसकी जो खास करके जिम्मेदारी है वो उनके नेतृत्व में होगी, सुरजीत एस भल्ला। अच्छा, एक जानकारी और, चूंकि ये सारी बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं तो अभी हाल ही में जनगणना 2026 को लेकर भी डेटा सामने, मतलब डेटा नहीं बल्कि इसकी घोषणा हो चुकी है, कब से कब होगा, कितने चरणों में होगा। दरअसल भारत सरकार ने हाल ही में जनगणना 2026 जो कि राष्ट्रीय जनगणना की ये खास करके 16वां संस्करण होगा, इसकी घोषणा की है, जो कि 2 चरणों में आयोजित होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से हिमालयी राज्यों, खास करके हिमालयी राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों, जैसे कि इसमें आपको ध्यान रखना जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 से, मतलब ये पहले चरण की शुरुआत यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर आपको एक बात ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस जनगणना को लेकर एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी समझ में आता है, जो निकल कर आ रही बात है कि 1931 के बाद यह पहला अवसर होगा जब पूरे भारत में जाति का डेटा औपचारिक रूप से दर्ज किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर इसको लेकर पिछले ही क्लास में, मतलब जब ये घोषणा हुई थी, हमने जानकारी ऑलरेडी आपको दिया है। जो इंपॉर्टेंट बातें इस समय तक सामने आई है, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें आएगी, अभी तो ये डेटा आने में बहुत लंबा समय है। 2027 में देखिए, ये पहला चरण 2026 में स्टार्ट होगा, फिर दूसरा चरण 2027 में है। डेटा आते आते तकरीबन 2-2.5 साल से ऊपर लग जाएगा। फिलहाल ये चीजें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर हमने आपके बीच रखा है। अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, 2026 की जो 16वीं जनगणना है ये खबरों में है, अभी इस समय घोषणा हुई है। तो आगामी किसी भी एग्जाम में, ऐसे तो सामान्य रूप से एग्जाम में जनगणना 2011 जो 15वीं जनगणना थी वहां से प्रश्न पूछे ही गए हैं, जनरली पूछे जाते हैं हर मतलब एग्जाम में। तो अब ज्यादा चांसेस है कि अब और पूछा जाएगा, क्योंकि ये अभी खबरों में है, ध्यान इसको रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो 2 कथन दिए गए, पहले हम इसे पढ़ते हैं। देखिए, पहला कथन है कि नाटो देशों ने 2035 तक अपने जीडीपी का 5% रक्षा और सुरक्षा पर खर्च करने पर सहमति दी है। दूसरा कथन है कि यह निर्णय वैश्विक सुरक्षा खतरों और रशिया का आक्रामकता के कारण लिया गया है। देखिए, दोनों कथन यहाँ पर सत्य है। जो यहाँ पर ये कथन 1 है और कथन 2 है। दरअसल इसको जो सहमति दी है, ये यही रीजन है, वैश्विक सुरक्षा को ध्यान रखते हुए जो वैश्विक सुरक्षा खतरा है उसको मद्देनजर, रूस का जो आक्रामकता जो नीति है उसको लेकर भी, मतलब ये सारी बातें यहाँ पर खास करके सहमति स्वरूप देखने को हमें मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पर जब विकल्प में हम देखेंगे तो हमें यहाँ लिखा गया केवल 1 सही है, केवल 2 सही है। दोनों सही है, लेकिन 2 जो है 1 की व्याख्या करता है। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि यहाँ पर वही जानकारी है, ये एक तो सही है ही और ये भी सही है, लेकिन ये इसका पूरा क्लियर यहाँ पर कर देता है, व्याख्या कर देता है कि यही रीजन है जिसको लेकर अभी हाल ही में नाटो देशों ने इस पर सहमति दी है। तो फाइनल आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा विकल्प नंबर सी, दोनों सही है और 2 जो है ये 1 की व्याख्या करता है। तो ये इसका राइट आंसर है। आइए यहाँ पर आते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन पे। दरअसल आपको बता दूं कि नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूट की अध्यक्षता में 76वां नाटो शिखर सम्मेलन 24 से 25 जून 2025 को नीदरलैंड के द हेग शहर में वर्ल्ड फोरम सेंटर में आयोजित हुआ है। अच्छा, इस आयोजन को लेकर ऑलरेडी हम पिछली क्लास में आपको जानकारी दे चुके हैं। फिलहाल अभी इस वजह से खबरों में है कि यहाँ पर जो सहमति दी गई है इसमें हम इसको लेकर चर्चा करेंगे। देखिए, यह पहला मौका था जब ये नीदरलैंड द्वारा ये खास करके महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी किया गया और ये नाटो का 76वां शिखर सम्मेलन था। अच्छा, इस सम्मेलन में अब जरूरी बातों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इस सम्मेलन में नाटो सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से सहमति जताई कि वे 2035 तक हर वर्ष अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 5% रक्षा और सुरक्षा पर खर्च करेंगे, जिसमें कि 3.5% सीधे सैन्य खर्च शामिल होंगे, जबकि रिमेनिंग 1.5% बुनियादी ढांचे व सुरक्षा संबंधी उपायों के लिए शामिल होंगे। तो कुल मिला के बात यहाँ पर है, रक्षा और सुरक्षा को लेकर 5% जीडीपी का ये खर्च करने को लेकर खास करके सहमति जताई है सभी देशों ने 2035 तक, ये ध्यान रखिए। अच्छा, इसकी मांग जो एक्चुअली ये सारी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, इसकी मांग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया था और एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की मांग को सहमति के रूप में इसे देखा जा रहा है, जो अभी हाल ही में ये सहमति जताई है, ये चीज ध्यान रखिए। हालांकि इससे पहले भी इस तरह की बातें निकल कर आ चुकी है। 2014 की बात है जब नाटो के सदस्य देशों ने अपने जीडीपी का 2% रक्षा पर खर्च करने पर सहमति व्यक्त की थी। कब? तो 2014 में, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, 2025 का इस सम्मेलन को लेकर हमने ये भी जानकारी दिया था, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें रक्षा बजट बढ़ाने और साथ ही साथ नवीन सुरक्षा तकनीक को अपनाने पर सहमति बनी है। ये जानकारी हमने दिया था और वही सारी चीजों का यहाँ पर आप विश्लेषण देख रहे हैं। अच्छा, नाटो की बात करें तो पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल से बेल्जियम में है। इसमें इस समय
तक 32 सदस्य देश हैं। एक चीज ये समझिएगा, नाटो देशों को लेकर हमने ये बताया था कि नाटो में जितने भी देश हैं, अगर किसी भी देश पर हमला होता है, बाहरी आक्रमण होता है, तो नाटो के जो रिमेनिंग सदस्य देश हैं वो समझेंगे कि वो हमला उनके ऊपर हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सभी लोग एक मतलब इस खास करके सैन्य गठबंधन के तहत एकत्रित होकर एक ठोस भूमिका निभाएंगे। मतलब ये इसको ध्यान यहां पर रखना, ये चीजें हमने जानकारी स्वरूप आपको दिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला छठा प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन स्पर्धा में कितने मीटर भाला फेंक कर खिताब अपने नाम किया है। देखिए इसका जो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी है। यहाँ पर 85.29 मीटर का जो सर्वश्रेष्ठ थ्रो था इनका, इसके साथ इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इससे पहले भी हमने खास करके 2 दिन पहले नीरज चोपड़ा को लेकर एक और प्रश्न में जानकारी आपको दिया था, वो चीजें भी यहाँ पर हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर बात करें इसके एक्सप्लेनेशन में, तो भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट जो गोल्डन बॉय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, नीरज चोपड़ा को दरअसल 24 जून 2025 को गोल्डन स्पाइक मीट में पहली बार खेलते हुए स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है। इस प्रतियोगिता में उन्होंने सर्वाधिक 85.29 मीटर का थ्रो कर पहला स्थान हासिल किया। हालांकि इनके द्वारा ये फेंका गया सर्वश्रेष्ठ थ्रो नहीं है, ये भले ही स्वर्ण पदक यहाँ पर इतने मीटर थ्रो के साथ अपने नाम किए हैं, लेकिन ये जो मतलब ये दूरी है बहुत कम है नीरज चोपड़ा के दृष्टिकोण से देखें तो। जबकि दक्षिण अफ्रीका के यहाँ पर इसी में बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के डॉव स्मिथ जो कि 84.12 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर, और ग्रेंडा के 2 बार के विश्व चैंपियन एडिसन पीटरसन ये 83.63 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। हालांकि कोई रीजन रहा होगा जिस वजह से यहाँ पर ये दूरी कम देखने को मिल रहा है। हालांकि हाल ही में आपको ध्यान रखना है कि पेरिस डायमंड लीग प्रतियोगिता में पहले ही थ्रो में 88.16 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा अभी हाल ही में जीते थे। ये जानकारी मेरे ख्याल से 24 तारीख से पहले, मतलब ये जो जानकारी है ये इससे पहले का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आई थिंक ये आपको ध्यान रखना, डेट हमने आपको बताया था शायद ये 19 का है, 19 या 20 के आसपास जून का होगा, ये चीज ध्यान रखिए, हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। अच्छा, नीरज चोपड़ा के संदर्भ में कुछ जरूरी बातों में ध्यान रखिए कि हरियाणा के पानीपत जिले के एक गांव है खांदरा गांव, यहाँ के रहने वाले हैं, और टोक्यो ओलंपिक 2020-21 के बाद जो इन्होंने यहाँ पर 87.58 मीटर भाला फेंककर भारत को एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक दिलाया था, जिसके बाद ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। मतलब ये पूरी सुरक्षा बटोरी नीरज चोपड़ा को आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, मतलब इसके बाद ही टोक्यो ओलंपिक के बाद ही ये मतलब फेमस हो गए। और आपको ये भी ध्यान रखना है भारत को एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक दिलाया, फिर 2022 में डायमंड लीग और फिर 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले वो पहले भारतीय बनने का भी गौरव प्राप्त होने हुआ। तो ये सारी बातें ध्यान रखिए। अच्छा, नीरज चोपड़ा के संदर्भ में अभी हाल ही में कुछ जानकारी हमने आपको दिया था कि भारत में जो विभिन्न एग्जाम आयोजित होते हैं वहां पर जो प्रश्न पूछे गए हैं नीरज चोपड़ा से संबंधित, वो सभी की सूची आप यहां पर देख रहे हैं। ऑलरेडी ये चीजें हम आपको पिछले क्लास में बतला चुके हैं, जब यहां पर नीरज चोपड़ा को लेकर खास करके जो चर्चा हम किए थे यहां पर इस वाले पॉइंट, खास करके जो पेरिस डायमंड लीग की हम बात कर रहे थे, आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसको लेकर जब हम चर्चा कर रहे थे ये चीजें हमने आपको बताया था। ये तमाम चीजें आपको एप्लीकेशन पे मिल जाती है, साथ ही साथ इस तरह के जो पोस्टर बैनर होते हैं हमारे टीम के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की जाती है, तो हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। अच्छा, एक बात और, हमारा एक नया अभी हाल ही में व्हाट्सएप पर एक चैनल लॉन्च हुआ है, मतलब आप वहां पर जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा एग्जाम अपडेट के लिए, कुछ जरूरी बातों के लिए, वहां पर वो चीजें आपको बहुत हेल्प करेगा। आप लोग जो इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहां पर आते हैं 7वें प्रश्न पे। देखिए, अच्छा, इसका लिंक मैं यहां पर आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप वहां पर डायरेक्ट उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी सर्च कर सकते हैं बीपीएससी मेकर। चलिए, 7वां प्रश्न है, किस राज्य के सोनभद्र जिले में स्थित सखलन जीवाश्म पार्क को हाल ही में जून 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। देखिए, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संभावित सूची में शामिल किया गया, क्योंकि ये खबरों में है इस समय, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपको बता दूं। फिलहाल राइट जो आंसर यह है विकल्प नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। हालांकि कुछ और भी जानकारी यहां से संबंधित निकल कर आ सकते हैं, वो आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे, फिर उसकी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल बस ये ध्यान रखिएगा, सोनभद्र जिले स्थित जो खासकर के उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जो स्थित सलखन जीवाश्म पार्क है, इसको अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। चलिए आते हैं 8वें नंबर प्रश्न पे कि वित्त वर्ष 24-25 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, या फिर बोल सकते हैं कि जेम पोर्टल के माध्यम से सबसे अधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला राज्य
कौन सा है जो अभी हाल ही में मतलब जो डेटा हमें देखने को मिलता है उसमें डिजिटल खरीद में शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर यहां पर भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आइए इसको लेकर चीजों को हम देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 24-25 में जैम पोर्टल के माध्यम से 5.43 लाख करोड़ डिजिटल सार्वजनिक खरीद कर पूरे भारत में पहला स्थान हासिल किया। यानी कि आसान शब्दों में ये ध्यान रखिए, ये जो डेटा आपको दिख रहा है यानी कि इस यहाँ पर जैम पोर्टल में इतना के साथ मतलब जो सार्वजनिक खरीद होता है मतलब ये डेटा के साथ ये पहले स्थान पर है, इसमें अव्वल रहा है। हालांकि यहाँ पर एक बात ये भी समझना है कि कुल 65,227 करोड़ से अधिक की खरीद अब जैम के माध्यम से यानी कि इस पोर्टल के माध्यम से की जा चुकी है। 2020-21 से अब तक किसी भी राज्य द्वारा किया गया ये सबसे बड़ा डिजिटल खरीद आंकड़ा है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। यानी कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि 2020-21 के बाद से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश इसमें हमेशा अव्वल रहा, अभी अव्वल है, लेकिन उसके बाद दूसरे स्थान पर गुजरात हैं और फिर महाराष्ट्र हैं। हालांकि भले ही दूसरे स्थान पर गुजरात और महाराष्ट्र हैं लेकिन उत्तर प्रदेश से काफ़ी पीछे हैं, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जैम पोर्टल की बात करें तो ये भारत सरकार द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों और गठबंधनों को पारदर्शी, कुशल और साथ ही साथ किफायती तरीके से वस्तुएं और सेवाएं खरीदने की अनुमति देता है। एक प्रकार से ये डिजिटल खरीद होता है जिसको लेकर अभी ये डेटा सामने आई है, ये आई होप कि आप समझ चुके हैं। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, शुरुआत कब हुआ था? तो 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन ये शुरू की गई थी। अच्छा, एक जानकारी और बिहार के संदर्भ में यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है कि बिहार सरकार पिछले कुछ वर्षों से जैम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन खरीद लागू करने में खास करके प्रयास जरूर किया है, लेकिन अभी भी 1000 करोड़ का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं कर पाया है। लेकिन यहाँ पर ये बात समझिएगा कि इसमें अगर हम देखें जैम पोर्टल के माध्यम से जो डिजिटल सार्वजनिक खरीद होता है, बिहार इसमें बहुत ही पीछे है इस समय। हालांकि प्रयास जरूर हुआ लेकिन बिहार है बहुत पीछे, यहाँ पर वो चीजें हमने रख दिया है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में कैरेबियाई द्वीप की एक महिला में खोजा गया नया रक्त समूह ग्वादा नेगेटिव किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है? इसे नाम दिया गया है ग्वादा नेगेटिव या फिर ग्वादा। ये ध्यान आप लोग रखेंगे, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि फ्रांस के वैज्ञानिकों द्वारा ये खोजा गया है। देखिए, फ्रांस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कैरेबियाई द्वीप, इस द्वीप का नाम है ग्वाडेलूप, जो कि आपको ध्यान रखें यहाँ की एक 68 वर्षीय महिला के शरीर में दुनिया का दुर्लभ रक्त समूह खोजा है जिसका नाम रखा गया है ग्वादा नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यह इस रक्त समूह के बारे में कहा गया है कि यह रक्त समूह इतना दुर्लभ है कि पूरे विश्व में केवल इसी एक महिला में ही पाया गया है जो इसकी पुष्टि हुई है। मतलब ये जो नया नाम दिया गया है इस रक्त समूह को, ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया में केवल इसी महिला को है। अच्छा, अब तक यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना है कि अब इसके साथ ही रक्त समूह को अंतर्राष्ट्रीय संस्था ISBT यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने हाल ही में इसे 48वां आधिकारिक रक्त समूह सिस्टम घोषित किया है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसे आधिकारिक तौर पर 48वां रक्त समूह सिस्टम घोषित किया गया ISBT द्वारा। अपने आप में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अच्छा, इतनी बातें यहां पर जरूर ध्यान रखिए। फिलहाल हम चलते यहां पर अगले प्रश्न पे। देखिए, हाल ही में जारी WHO की यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की विश्व तंबाकू महामारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया के कितने लोग एम पावर उपायों से आच्छादित हुए हैं, जो एक प्रकार का पहल है। यहाँ पर इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, ये एम पावर आखिर है क्या। फिलहाल यहाँ पर ये क्या है कि WHO के अनुसार जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है वैश्विक तंबाकू महामारी रिपोर्ट, इसके आधार पर दुनिया के कितने लोग ये एम पावर पहल है या फिर जो उपाय है इससे आच्छादित हैं? राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 6.1 अरब। अच्छा, इतने लोग यहाँ पर मतलब संख्या की यहाँ पर एक्चुअली बात हो रही थी। आइए इसको समझते हैं ये आखिर है क्या। सबसे पहले हम एम पावर की बात कर लेते हैं। एम पावर में जो आप यहाँ पर अल्फाबेट देख रहे हैं MPOWER, देखिए यहाँ पर खास करके तंबाकू के संदर्भ में है। यहाँ पर खास करके जो हम बात कर रहे हैं वैश्विक तंबाकू महामारी रिपोर्ट की, तो ये इसी पर ये आधारित है। देखिए, एम का जो अर्थ होता है ये मॉनिटर टोबैको यूज यानी कि निगरानी को लेकर। फिर पी की बात करें तो धूम्रपान से सुरक्षा, ये कैटेगरी बनी हुई है। एम एक कैटेगरी है, पी एक कैटेगरी है, वो एक कैटेगरी है। इन सभी को लेकर यहाँ पर ध्यान रखना। ओ जो है ये छोड़ने में जो सहायता दिया जाता है देशों द्वारा वो। फिर डब्ल्यू कैटेगरी की बात करें तो चेतावनी देने के लिए। फिर ई कैटेगरी की बात करें तो विज्ञापन प्रतिबंध लागू करने के लिए। आर कैटेगरी की बात करें तो ये कर बढ़ाने के लिए, ताकि जो तंबाकू जो उत्पादित होता है विभिन्न रूप में
खास करके उसको कम किया जा सके उत्पादन को, इसीलिए जो टैक्स होता है वो बढ़ाया जाता है। तो मतलब इन सारे कैटेगरी में ऐसे आसान शब्दों में ये समझिए, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आर कैटेगरी की जो हम बात कर रहे हैं, राइज टैक्सेस की बात कर रहे हैं, जो कर बढ़ाने को लेकर मतलब यहाँ पर ये रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में एक बात ये समझिएगा, विभिन्न देश खास करके भारत की अगर मान लीजिए बात करते हैं, अगर भारत ये कर बढ़ाता है यहाँ पर तंबाकू उत्पादों में, अगर उसे चुना जाता है WHO की तरफ से सम्मानित करने के लिए, तो ये आप ध्यान रखेंगे आर कैटेगरी के लिए जो खासकर संबंधित है कर बढ़ाने को लेकर यह सम्मान भारत को मिला है। अच्छा, इसको लेकर कल वाले क्लास में हम जो नया रिपोर्ट कहती है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, किस देश को किस कैटेगरी को लेकर अभी सम्मानित किया गया है, मतलब पुरस्कार दिया गया है। ये कल वाले क्लास में इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल वैश्विक तंबाकू रिपोर्ट को लेकर फिलहाल अभी हम थोड़ी जानकारी देख लेते हैं जो एक्चुअली प्रश्न में हमसे डायरेक्ट पूछा गया है। तो 23 जून 2025 को यह रिपोर्ट आई है, वैश्विक तंबाकू महामारी रिपोर्ट 2025, और इस रिपोर्ट का यह 10वां संस्करण है जो कि एम पावर फ्रेमवर्क के आधार पर देशों की प्रगति को दर्शाता है। अच्छा, रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर जो एक्चुअली प्रश्न में बात कही गई थी, तो रिपोर्ट के अनुसार 6.1 अरब लोग, जो कि पूरी दुनिया का तकरीबन 75% आबादी होता है, ये एम पावर जो फ्रेमवर्क है, जो पहल है, इसके उपायों में या फिर इसके उपायों से सुरक्षित माने जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर यह बात ये ध्यान रखना है, एम पावर की जो हम बात कर रहे हैं, तो 4 देश ब्राजील, मॉरिशस, नीदरलैंड और तुर्की ने एम पावर फ्रेमवर्क को पूरी तरह अपनाया है। जो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी है एम पावर में, जो अल्फाबेट के नाम को लेकर देख रहे हैं, और जो कैटेगरी यहाँ पर दर्शाई गई कौन सी मतलब जो खास करके श्रेणी किससे संबंधित है, वो चीजों को लेकर ये 4 देश का नाम ध्यान रखेंगे, ये पूरी तरह से अपनाया है, ब्राजील, मॉरिशस, नीदरलैंड और तुर्की। अच्छा, इसके अतिरिक्त वहीं 110 देशों ने तंबाकू पैकेज पर ग्राफिक चेतावनी लागू की है। यहाँ पर आप देख लीजिए चेतावनी किस कैटेगरी में है, तो डब्ल्यू कैटेगरी में है, चेतावनी देना, ठीक है। तो 110 देशों ने चेतावनी लागू किया। साथ ही साथ इंड्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम जैसे उत्पादों को लेकर 133 देशों ने नियंत्रण बनाए रखा है। अच्छा, भारत पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उपभोक्ता देश है, जहां पर 26 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। और यह रिपोर्ट भारत की कमजोरियों को उजागर करती है, विशेषकर एम पावर ढांचे के संदर्भ में। अच्छा, एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, अभी इस सारी कैटेगरी की जो हम बात कर रहे हैं, यहां पर इस वर्ष जो खास करके यहां पर पुरस्कार मिला है, इसमें आपको ध्यान रखना कि ओ कैटेगरी में भारत को सम्मान मिला है, मान्यता दिया गया है। ये चर्चा हम कल करेंगे, विस्तृत तौर पर करेंगे। फिलहाल अगले प्रश्न पे आते हैं कि बिश्केक किर्गिस्तान में हालिया आयोजित हुए अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के पुरुष और महिला दोनों वर्गों का जो खिताब है, किस देश ने एक साथ पहली बार अपने नाम किया है? तो फिलहाल यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, किस देश ने एक साथ पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है, तो भारत ने। विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये किस देश ने एक साथ पहली बार ये खिताब अपने नाम किया दोनों वर्गों का, तो भारत ने। चलिए अब यहां पर अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में कहा, यहां पर एक शब्द छोटा है ऐड कर लेंगे, उत्तर प्रदेश में कहा पैरो स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दिया है। देखिए, केंद्र सरकार ने मंजूरी दिया है, खासकर के इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, पेरू में, लेकिन क्षेत्रीय मतलब एशिया में, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय केंद्र के रूप में स्थापना को लेकर जो भारत सरकार ने मंजूरी दिया है, ये उत्तर प्रदेश में दिया है, उत्तर प्रदेश के आगरा में। विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आई होप कि आप इसे यहां पर समझ चुके हैं। तो आज के क्लास में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी थी, आई होप यहां पर बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिला। आज के इस क्लास का ये प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अच्छा, करंट अफेयर्स का यही वो कोर्स है जिसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको जानकारी दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये वाला जो नोट्स है, ये वाला जो ई बुक है, ये लॉन्च होने जा रही है। आपको ये 1 जुलाई को मिल जाएगा। इसी कोर्स में करंट अफेयर की जो कोर्स है वहां पर अपडेट कर दी जाएगी, नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करते हुए कोर्स को ले लीजिएगा, इस वाले कोर्स को। इसमें आपको करंट अफेयर्स के तमाम मटेरियल मिल जाएंगे, अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, टेस्ट सीरीज की बात करें तो बीपीएससी एग्जाम के लिए 2 जुलाई को अगला प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। निर्धारित समय पे आप लोग सभी लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहिए, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप बेझिझक कॉल कीजिएगा, कभी भी संपर्क कीजिएगा। और इंस्टेंट रिप्लाई अगर चाहते हैं, मतलब अगर कॉल रिसीव ना हो तो व्हाट्सएप पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।